नाज़रीन आदाब। अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ द हिंदू में पब्लिश होने वाले निरुपमा राव के एक आर्टिकल की, जिसका टाइटल है इंडियाज स्ट्रेटेजिक आर्क मस्ट लीव पाकिस्तान बिहाइंड। कि पाकिस्तान को, इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक आर्क में पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए। आर्गुमेंट वो ये बिल्ड करती हैं कि इंडिया को पाकिस्तान पर फोकस नहीं करना चाहिए, इसकी फॉरेन पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके और अपने इंटरेस्ट्स को परसू करना चाहिए, चाहे जो भी हो उसमें पाकिस्तान साइड लाइन होता है तो हो जाए। एस एफ पाकिस्तान को वो बीच में रखना चाह रहे थे, इस वजह से उनसे परसू नहीं हो रहे थे। वो बीच में कभी भी नहीं रखना चाह रहे थे। पाकिस्तान इज जस्ट देयर। ये इतना बड़ा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ इंडिया का, अ, हमारी और आपकी बदकिस्मती से। तो उसकी वजह से वो हम जो है वो बहुत सारे काम अपने नहीं कर पाते, पाकिस्तान से डाइवर्ज कर जाएँ। हमें ताल्लुकात जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ एस्टेब्लिश करने चाहिए हैं और बांग्लादेश के साथ एस्टेब्लिश करने चाहिए और इंडो पैसिफिक की तरफ देखना चाहिए। देखिए, ये इंडो पैसिफिक की तरफ देखना चाहिए, इसके हवाले से मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले बल्कि शशि थरूर ने भी यही बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो हमारे कैलकुलस में होना नहीं चाहिए, है ही नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपने उनके इतने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो मुल्क तो खुद ही इम्प्लोड कर रहा है, तो हम उसके अंदर क्यों जाएँ? एंड येट दे समहाउ मैनेज टू गेट देयर एस हैंडेड बाय पाकिस्तान टू देम। अ, मामला ये है कि इंडिया का एक बहुत ही पुराना, इसका जो हिस्ट्री है वो 1947 के फ़ौरन बाद से शुरू होती है, क्योंकि जो नेहरू जी थे और जो कांग्रेस थी वो थोड़ी ज़रा इन दे वर लेफ्ट लीनिंग, थोड़े से प्रो रशिया थे और इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद उन्होंने यूएसएसआर के साथ अपने टाइज़ जो हैं वो बहुत क्लोज़ली एस्टेब्लिश किए। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका से 1962 तक कोई हेल्प लेने के लिए इनकार किया। जब उनको जॉन एफ कैनेडी बहुत इंसिस्ट भी कर रहे थे, तब भी उन्होंने इंडिया से अमेरिका से कोई हेल्प नहीं ली। लेकिन जब जंग शुरू हो गई और फेंटी पड़ना शुरू हो गई तो फिर उन्होंने वहाँ से बहुत सी हेल्प ले ली। सो एक तो हिस्ट्री है। 1991 में लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, तो इंडिया को एक मसला बना कि अब अपनी सिक्योरिटी का करना क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया इंडो पैसिफिक की तरफ फ़ोकस करने में नाकाम क्यों है? पाकिस्तान उसके सेंट्रल क्यों है? उसके सारे उसकी जो सारी इवैल्यूएशंस हैं उससे। तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद इंडिया ने पहली मर्तबा ये सोचा कि जी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और अब ये नई आज़ाद ममालिक हैं, इनके साथ इनको ट्रेडिंग पार्टनर्स की ज़रूरत है, ये लैंडलॉक्ड हैं, इनको इंडिया बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। यही वजह थी कि 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं वो पाकिस्तान आए। उसकी 2-3 रीज़न्स थी। एक तो ये थी कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर था, तो उनके जो समझाने वाले थे, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे, उन्होंने उनको ये समझाया कि पाकिस्तान के साथ अब हमारी जो डिस्पैरिटी किसी किस्म की रही नहीं है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में दे आर वेरी मच अ मैच टू इंडिया और न्यूक्लियर डिटरेंस भी उनके पास मौजूद है, और अगर कन्वेंशनल में हमारी कोई सुपीरियॉरिटी थी भी, तो न्यूक्लियर डिटरेंस से उसको उन्होंने ऑफसेट कर दिया। लिहाजा अब हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ठीक रखना पड़ेगा। इंडिया को ये नज़र आया कि ठीक है, हम जाते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ, उनके साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिश करते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती बस चलेगी, पाकिस्तान के थ्रू जो है वो इंडिया अपने वहाँ से, यहाँ से ट्रक्स जाएँगे, ट्रेन जा सकती है, बसेस जा सकती हैं जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से पाकिस्तान को। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स क्या है? ये 6 वो ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं जो कि सोवियत यूनियन से अलहदा हुए उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाख़स्तान, अज़रबैजान और वगैरह, वगैरह। सो द थिंग इज़ कि वो हुआ नहीं और कारगिल शुरू हो गया। कारगिल शुरू होने की वजह से इंडिया की ये होप्स जो थी वो डैश कर गई। उसके बाद दोबारा लेकिन वाजपेयी जी ही के दौर में दोबारा से 2004 में ये दोबारा से काम शुरू हुआ इसके ऊपर, जब परवेज़ मुशर्रफ ने भी जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने एस्टेब्लिश करने की ख़्वाहिश का इज़हार किया। साथ-साथ उन्होंने गवादर में चाइना को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। बेसिकली पाकिस्तान खुद ये चाह रहा था कि आहिस्ता-आहिस्ता इसकी अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंस कम होना शुरू हो। क्योंकि अमेरिका के खित्ते के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जानी थी इमीडिएटली आफ्टर देयर एक्सट्रिकेशन ऑफ देयर फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इंडिया के साथ जब ताल्लुकात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन फिर 2008 हुआ। अब ये दोनों चीज़ें बहुत जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि 2008 में नवंबर में बराक ओबामा 4 नवंबर को इलेक्शन होता है या 8 नवंबर को इलेक्शन होता है और बराक ओबामा उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। और 26 नवंबर को इंडिया के अंदर एक हमला होता है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज बुश, जिसकी वजह से जब बराक ओबामा सदारत में आते हैं तो वो इंडिया को ये समझाते हैं कि यार छोड़ो पाकिस्तान को, किस काम में पड़े हुए हो, इंडो पैसिफिक की तरफ देखो। इंडो पैसिफिक में तुम्हारे पार्टनर्स कौन है? तुम्हें साउथ कोरिया पार्टनर मिलेगा, तुम्हें बहुत सारे
एंटी चाइना कंट्रीज़ हैं, मसलन वियतनाम है, वो तुम्हारी पार्टनर्स होंगे, जापान तुम्हारा पार्टनर होगा, इसके अलावा फ़िलीपींस जो है वो चाइना के खिलाफ है, उससे तुम्हारी पार्टनरशिप होगी, इंडोनेशिया तुम्हारा एक नेचुरल एलाय बनता है, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा एलाय बनता है, साथ-साथ बहुत से ममालिक हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन ये है जो कि स्ट्रेट ऑफ अदन से शुरू होता है, जो आप कहते हैं यमन वाली साइड से, और ये सारा जो अफ्रीका की बेल्ट है वो सारी इंडियन ओशन के अंदर आती है। इंडिया भी पूरा जो है वो इंडियन ओशन के अंदर आता है, और फिर इंडिया के दूसरी साइड पर जब आप जाते हैं ईस्टर्न साइड पर, तो वो कहलाता है पैसिफिक ओशन। तो ये दोनों, और उसी में जो है वो उसके साथ साउथ चाइना सी लगता है, साथ जापान लगता है, उसी में इंडोनेशिया जो है वो भी इंडियन ओशन का हिस्सा है, साथ जो पैसिफिक ओशन है उसका हिस्सा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये तमाम ममालिक जो हैं वो साथ-साथ हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं कि जिसमें लेकिन ओबामा का उसमें क्या इंटरेस्ट था या अमेरिका का उसमें क्या इंटरेस्ट था, वो ये था कि वो चाइना को कंटेन करना चाहते थे। सो पहले दिन से इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर नहीं है उस रीजन में, क्योंकि वो चाइना के बैलेंसर के तौर पर पैदा हुआ है। उसकी रोल ही वहाँ पर बनाया गया है। लेकिन इंडिया फ़ोकस कर नहीं पाता उस तरफ, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि फॉर द लास्ट 5000 ईयर्स आप महाभारत देख लें, वो किस रीजन में लड़ी गई है, वो इस रीजन में लड़ी गई है। उसके बारे में कहा जाता है कि चीन के साथ उसकी जो है वो वहाँ से भी लोग तिब्बत से भी आए थे, उसके अंदर कुछ जो फ़ोर्सेस थी वो और बहुत बड़े रीजन, मतलब ये मिथोलॉजी चक्कर ऐसा कोई भी नहीं है, मगर उनके जो कॉन्शियस है, कलेक्टिव कॉन्शियस है, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि ये रीजन है जहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टोरी है ना सारी की सारी। रावण जो है जो साउथ इंडिया से है, साउथ ऑफ इंडिया से है, वो तो विलन है उसके अंदर। तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वो उनका असल थिएटर है। दूसरी बात ये है कि जो आर्यंस हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया और आज वो अपने आप को इंडिया की डोमिनेंट डोमिनेंट रेस जो कहता है अपने आप को कहती है, वो आर्यंस हैं। वो कहाँ से आए? वो सेंट्रल एशिया से आए। तो सेंट्रल एशिया एक मर्तबा फिर फॉर द लास्ट 5000 ईयर्स, अगर आप एतजाज़ एहसन की बुक पढ़ें इंडस सागा, उसके अंदर वो बताते हैं कि पिछले 5000 साल से मुसलसल वेव आफ्टर वेव इन वेरियस फॉर्म्स, कभी वो मुसलमान होते हैं, कभी वो तुर्क होते हैं, कभी वो कुछ और होते हैं, लेकिन वो हमेशा से इस तरफ आते रहे हैं और पंजाब की तरफ आते रहे हैं। पंजाब क्योंकि उनको पहला ग्रीन पास्चर्स मिलते हैं, इससे पीछे उनको सारी पथरीली ज़मीनें मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, जहाँ पर चट्टानें मिलती हैं और उनको कोई कुछ मिलता नहीं है खाने को। तो ग्रेज़ करना है अगर उनके घोड़ों ने सेंट्रल एशिया से आके, तो वो पंजाब आकर करेंगे। तो जो उनको पहली यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन मिलती है, दरिया मिलते हैं सही, जिनमें कुछ उगता भी है, तो वो पंजाब की ही सरज़मीन है। तो इंडिया की तरह वो चाहे सुबुक्तगीन हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो इब्राहिम लोदी हो, चाहे वो महमूद गज़नवी हो, चाहे वो बाबर हो और मुग़ल्स हों, लेटर मुग़ल्स हों, वो सब के सब उसी तरफ से आते रहे हैं। तो एक उनकी जो कॉन्शियस, और फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, तो ये सब कुछ जो है वो देखते हुए उनके दिमागों में एक चीज़ रची बसी हुई है कि इस तरफ से हमें थ्रेट आ रहा है। जो थ्रेट परसेप्शन है वो वेस्ट की तरफ से आ रही है। वेस्ट में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनके दिमागों से निकल नहीं सकता। India has never been considered a real serious maritime power in at any point in its history. It has never been a maritime power. और जो ये रीजन है नॉर्थ इंडिया का, खसूसन दिल्ली में आपका प्राइम मिनिस्टर बैठता है, आपकी जो हुकूमत है वो दिल्ली से चलती है। तो दिल्ली के अंदर उसका करीब तरीन जो बड़ा शहर है वो कौन सा होगा? वो वेस्ट की तरफ होगा ना, जो उसका बड़ा जिधर से खतरा आएगा इंडिया को, वो आएगा या तो पाकिस्तान से, लाहौर से आएगा, या ऊपर जाएँगे तो कश्मीर की तरफ से आएगा, तिब्बत से आएगा। तो दिल्ली में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेसी होगी, जो दिल्ली में बैठा हुआ फौजी होगा, जो दिल्ली में बैठा हुआ पॉलिटिशियन होगा और दिल्ली के लेंस से दुनिया को देखेगा, उसके दिमाग में जो पहली चीज़ आएगी वो आएगी पाकिस्तान और चाइना से आने वाला थ्रेट। तो अ, ये मुमकिन नहीं है, उनके दिमाग में वॉर का थिएटर ही ये वाला रीजन है। पानीपत की लड़ाइयाँ हैं, पंजाब है, दिल्ली है, दिल्ली के लिए लड़ाइयाँ हैं, कश्मीर है, यही उनकी जो एक कौम का एक, या उनकी जो टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके दिमाग में जो अगर कहीं से खतरा वो महसूस करती है, तो वो ये वाला रीजन है। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना के हवाले से देखिए, अब मैं ऐसा एक बात करूँगा जो कि मगर करनी ज़रूरी है, इसको वोक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, मुझे कैंसल ना कीजिए या चलें कर दें, जो बात है करने वाली वो ये है कि जो रिलिजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंसानों के सोच में। अगर हम एक खुदा के मानने वाले हैं और हम कहते हैं कि जी हमारा कोई दूसरा कोई शख्स नहीं है जिसके आगे हम झुकेंगे, वो एक ऐसी सोसाइटी
के लिए एस्पायर करने को हमें प्रोपेल करता है, कि जिसमें हम किसी हायरार्की को मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम खुदा के अलावा किसी को जवाब दे नहीं है। इंडिया में भी ज़ाहिर है कि फॉर थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स, फॉर मिलेनिया एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो कास्ट सिस्टम की सूरत में मौजूद रहा है। ये आपकी पॉलिटिक्स को, आपकी फॉरेन पॉलिसी को, आपके दिमाग में बने हुए ग्लोबल स्ट्रक्चर को इन्फॉर्म किस तरह से करता है, एजुकेट किस तरह से करता है, यू डोंट नो। इसमें ये भी चीज़ एक शामिल है कि पाकिस्तान जो है वो शूदर है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक है, और चाइना जो है वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली मोर पावरफुल है। तो आप देखेंगे कि इंडिया जब पाकिस्तान के बारे में बात करता है, तो पाकिस्तान के बारे में डिमीनिंग एक उनकी, जो जैसे मैंने अभी शशि थरूर की बात बताई, या निरुपमा राव, या उनके वैसे आप इंडो पैसिफिक की तरफ फोकस करने के लिए जो भी उनको समझाने वाले जो एकेडमिक्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, वो सब के सब उनको जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान इज इकोनॉमिकली वीक, इट्स पॉलिटिकली इनस्टेबल। वो पाकिस्तान इंडिया को थ्रेट नहीं, हालांकि थ्रेट हमेशा पाकिस्तान से आया है। जंग इंडिया ने दुनिया में किसी और से नहीं लड़ी, पाकिस्तान से लड़ी, चाइना से लड़ी। तो पाकिस्तान से 4-5 लड़ चुका है। पाकिस्तान से लड़ते हुए उधर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील करता है कि छोटा है, फिर कभी कभार मार भी पड़ जाती है, 48 में पड़ गई, ये भी पड़ गई। तो उसकी वजह से पाकिस्तान के बारे में वो उनकी, लेकिन जो एक दिमाग में बनी हुई है कि उसको, पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेना, और अगर हम सीरियस लेंगे तो फिर हम छोटे करार पाएंगे, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी जो है ना, वो छोटा हो या बड़ा हो, आपके दुश्मन को नॉन सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए, वो बेवकूफ़ी होती है। इसी तरह चाइना जो है वो, क्योंकि हमारे से ऊपर है, वो हमारे से ज़्यादा ताकतवर है, वो हमारे से ज़्यादा पैसे वाला है, तो उसको, उसकी जो डोमिनेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है कि ये हमारे से पावरफुल ही है, तो इससे हम लड़ नहीं सकते। लिहाजा चाइना के हवाले से हमने, तो इंडिया हमेशा चाइना को अपीज करने की कोशिश करता रहता है। अब अमेरिका ये चाहता है, या वेस्ट ये चाहता है, कि इंडो पैसिफिक में इंडिया एक बैलेंसर हो, चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करे, क्योंकि अमेरिका स्ट्रेच्ड फील करता है अपने आप को, और वो चाहता है कि रीजन में कोई उसके पार्टनर्स हो जो इस एरिया को उसके लिए जो है वो सिक्योर करके दें, या उस चाइना को जो है वो कंटेन करें, कंटेनमेंट पॉलिसी हो चाइना के लिए, वो इंडिया के जरिए उसको करना चाहता है। ऑन दी अदर हैंड चाइना जो है वो, इंडिया जो है वो उसको बैलेंसर के तौर पर अपने आप को देखता जरूर है, लेकिन उसके कलेक्टिव कॉन्शियस, जो जैसे मैंने पहले बात की, उसमें चाइना से एक खौफ भी मुसलसल मौजूद है। 62 में वो जंग हार चुके हैं, गलवान में उनको मार पड़ चुकी है, 2025 में जो कुछ हुआ है वो हम देख चुके हैं। ये सब कुछ होते हुए दे दे हैव दिस फियर ऑफ चाइना, जो उनको चाइना के खिलाफ, जो अमेरिकन और जो वेस्टर्न जो सोच है सिक्योरिटी के हवाले से, कि आपने ऑल इन जाना है, लड़ना है, एक जो है वो अपने दुश्मन के खिलाफ आपने उसको जो है वो अग्रेसिवली उसको एंगेज करना है, और उसके खिलाफ अलायंसेस बनाने। इंडिया उससे भी डरता है। एट द सेम टाइम इंडिया बैलेंस करने की भी कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न उसके एलाइज हैं, वो पूरी तरह से उसको सीरियसली, वो समझते नहीं कि इंडिया इस सारे मामले को सीरियस ले रहा है, और वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। हम भी ये समझते हैं, मेरे समेत, मैंने कुछ अर्से पहले ही कहा था कि जब मौका आएगा तो इंडिया पीछे हट जाएगा, इंडिया चाइना से वेस्ट के लिए लड़ेगा नहीं। इंडिया इज टू स्मार्ट टू डू दैट। अब मेरे हिसाब से तो इट्स अ स्मार्ट पॉलिसी कि चाइना से लड़ने का कोई मकसद नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अमेरिकन कैंप में हैं तो आप उनके लिए यूजफुल नहीं है, अगर आप चाइना को थ्रेटन नहीं कर रहे, चाइना को। और फिर ये कहना कि पाकिस्तान हमारा पीयर कंपेटिटर नहीं है, द पीपल हु रियली अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, पीपल लाइक प्रवीण सोहनी, जिनको आप ये कह सकते हैं कि यार इस वक्त वो कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर फिगर नहीं होगा इंडिया के अंदर, बिकॉज ही इज टॉकिंग सेंस, एंड पीपल हु टॉक सेंस डू नॉट जनरली, पूरी दुनिया के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग अकल की बात कर रहे होते हैं वो बहुत पॉपुलर नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर भी मुबशर लुकमान जैसे लोग, इमरान रियाज खान जैसे लोग जो है वो पॉपुलर होते हैं, और इंडिया के अंदर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पॉपुलर होते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान होगा, इंडिया में नरेंद्र मोदी होगा, या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप होगा, इनकी बातों में कभी भी कोई बहुत ज्यादा आपको गहराई और गहराई नजर नहीं आएगी। ये बड़ी सतही किस्म की गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम है, मेरी गोली खाएगा, अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री। तो ये जो इनकी सोच होती है वो इसी तरह की होती है। लिहाजा प्रवीण सोनी क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इज वेरी मच अ पीयर कंपेटिटर ऑफ इंडिया। पाकिस्तान से हमारी जो लड़ाई है वो वेरी मच, इट इज वेरी मच सीरियस। इसको जो पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। पाकिस्तान के बारे में ये
दिमाग में बिठा लेना कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे पाकिस्तान की, किसी भी वक्त हम जाएंगे और उनका गज़ा बना देंगे, हम लाहौर में घुस जाएंगे, सियालकोट पर कब्जा कर लेंगे, कराची पोर्ट पर अटैक कर देंगे, शहरों में, और आसिम मुनीर अरेस्ट हो जाएगा और शहबाज शरीफ जो है उसको क्या कहते हैं, वो इस्लामाबाद से फ्लाइट में बैठेगा और वहां से उड़ जाएगा। इस किस्म की बातें जब आप सोचते हैं तो आप बेवकूफ लगते हैं और आप अपनी बेवकूफी में मारे जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कंपेटिटर है। बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो और उस तरफ देखो, टेररिज्म को अपने दिमाग से निकाल दो। अक्लमंद लोग यही समझाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेररिज्म को दिमाग से निकाल दो तो पाकिस्तान को टेररिज्म करते रहना चाहिए, या इंडिया को उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, या सिविलियन लाइव्स और उनके लॉसेस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। समझाया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अगर आप वाकई डायलॉग करना चाहते हैं, जो अक्लमंद लोग समझाते हैं, मैं निरुपमा राव की बात नहीं कर रहा, वो कह रही है कि इसको छोड़ दो, टेररिज्म को सीरियसली मत लो, टेररिज्म होता है तो उसको हमारी पॉलिसी डिफाइन नहीं कर सकती, हमें इंडो पैसिफिक की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मरने दें लोगों को, दिल्ली से कैपिटल चेंज करके क्या वो तेलंगाना में रख दें, कहाँ क्या करें? ये एक बेवकूफ़ों वाली बात है ना। पाकिस्तान के साथ एंगेज करने के लिए जो लोग आपको समझा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि पाकिस्तान को एंगेज करो, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करो। अगर कोई बीच में बड़े से बड़ा दहशतगर्द हमला हो जाता है, 2-3 महीने के लिए पॉज लो, लेकिन फिर दोबारा से डायलॉग स्टार्ट करो, ताकि जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो और टेररिज्म सिरे से खत्म हो जाए। अब ये सिरे से खत्म करने के लिए आप इंडो पैसिफिक की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान को भूलकर, पाकिस्तान को इग्नोर करके, या पाकिस्तान से लड़के। दोनों सूरतों में पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबल वे, द ओनली पॉसिबल क्या कहते हैं, एक सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज एंगेजमेंट। अगर इंडिया उससे बाहर नहीं आएगा, अपने ह्यूब्रिस से बाहर नहीं आएगा, अपने तकब्बुर से बाहर नहीं आएगा, तो देयर इज नो चांस दैट ये टेररिज्म का थ्रेट, पाकिस्तान का थ्रेट कभी भी इसके दिमाग से निकलेगा। इंडिया के पास उतना बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है जो कि 10, 12, 15 ममालिक को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपीज कर सके। चाइना के पास है। चाइना इंडोनेशिया को J-10C बेचने जा रहा है, J-20 बेचने जा रहा है। रफाल खरीदने वाले थे वो, उन्होंने उनको पॉज पर रख दिया है, और अब यही खबरें आ रही हैं कि दे आर इन एक्टिव टॉक्स विद द चाइनीज टू बाय देयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और जो आसियान कंट्रीज हैं, आज से 20 साल पहले, 2000 में, 25 साल हो गए हैं, चाइना ने उनको एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस वक्त उनके साथ ऑफर कर दिया था उनको। इंडिया आज भी जो है वो उसके अंदर उतना पॉपुलर नहीं है आसियान कंट्रीज के अंदर। वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, या दीगर जो आसियान की कंट्रीज हैं, उनके अंदर कंप्लीटली इंडिया की जो है वो इतनी कोई मोहब्बत नहीं जाग रही उनके दिलों में कि वो सारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को छोड़ के चाइना के साथ जो उनके ट्रेड पार्टनरशिप है, जो चाइना की तरफ से उनको ऑफर किया जा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट की सूरत में, उस सब को भूल कर इंडिया जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं, आसियान कंट्रीज जो है वो अपनी 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 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ इंडिया के साथ कायम कर ले। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। सो इंडिया हैज टू रियलाइज कि ये जो कॉन्टिनेंटल पावर बनने के ड्रीम्स हैं, जो निरुपमा राव ने अपने ट्वीट के अंदर कैप्शन दिया कि कॉन्टिनेंटल पावर बनने की तरफ फोकस करें, कॉन्टिनेंटल पावर, आप पाकिस्तान से डील नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रही हैं बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। यू आर ट्राइंग दैट फॉर मेनी ईयर्स, 1971 ऑनवर्ड्स, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग, और इट ब्लू इन योर फेसेस। तो इस सूरत में अपने आप को अपने औकात से बढ़कर तसव्वुर कर लेना कोई अक्लमंदी की स्ट्रेटजी नहीं है। यू हैव टू रियलाइज दिस। ये कुछ गुजारिशात थी। अगर हमारे कुछ इंडियन दोस्त देख रहे हों तो उनके लिए भी, और पाकिस्तानी दोस्त जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हों उनके लिए भी, यही मैं समझाना चाहता था कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर है जिस तरह इंडिया इस खित्ते के अंदर है। हम अफगानिस्तान को भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के परले मुल्क से ताल्लुकात नहीं बना सकते। अफगानिस्तान को भूल के सिर्फ इंडिया पर फोकस नहीं कर सकते। हमें अफगानिस्तान को एंगेज करना है। सिमिलरली इंडिया हैज टू एंगेज पाकिस्तान, और एंगेजमेंट ही वो जिसको चाइना कहता है GSI, या एक इंडिविजिबल सिक्योरिटी, जिसमें किसी के साथ लड़ाई, किसी के भी लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आप इग्नोर करके या उनको ओवर पावर करके अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को अगर जो है वो उसकी पैरामाउंट से लेकर आते हैं, उसको ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो दैट डजंट वर्क।
दिस वॉज माई होल थिंग टुडे। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आता हूं।